आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 अध्याय 16 त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच में संपर्क। तो इस अभ्यास में हम त्रिभुजों के बारे में जानने वाले हैं, उनकी भुजाओं और उनके कोण के बीच में क्या संपर्क होता है ये सीखना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब त्रिभुज की विशेषता क्या है? ऐसी कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, 3 भुजाएं ए बी बी सी और ए सी। 3 कोण है, यहाँ पे एक कोण है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, ये सब तुम पहले जान चुके हो। अभी जस्ट थोड़ा सा जान लेते हैं हमने पीछे क्या सीखा था। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और तुम्हें ये मालूम है इन तीनों भुजाओं की कोण जो है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, और इसके 3 कोण हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और तुम्हें ये मालूम है इन तीनों कोणों का योगफल यानी एंगल ए जिसे हम लिख सकते हैं बी ए सी यानी एंगल ए, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं ए बी सी यानी एंगल बी, और एंगल सी को लिख सकते हैं बी सी ए, यानी ये बीच वाली जो लेटर्स है वो हमेशा हमारे एंगल्स को दिखाती है। बी ए सी में एंगल ए दिखा रही है, ए बी सी में एंगल बी दिखा रहा है और बी सी ए में एंगल सी दिखा रहा है। तो इन तीनों कोणों का योगफल हमें मालूम है कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज चाहे बनाओ उसके तीनों कोणों के योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये बात हमें मालूम है। अब ध्यान दो, हम जो नया चीज हम यहाँ सीखेंगे कि इन त्रिभुजों के कोण और इनकी भुजाओं में क्या संपर्क, कोण और भुजाओं में क्या संपर्क। और ध्यान से देखो कि सबसे पहले तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, इसके 3 भुजाएं भी है और 3 कोण भी है। अब ये जो अंदर जो कोण है उन्हें अंतःकोण बोला जाता है, और बाहर जो कोण हम बनाएंगे उन्हें बाह्य कोण या बहिष्कोण बोलते हैं। बाहर कोण कोई दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कोई बाहर कोण दिख नहीं रहा, तो कैसे बनाए? त्रिभुज की तीनों भुजा में से कोई भी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा, बाहर की तरफ जैसे मान लो बीसी भुजा है उसे हमने इस तरफ बढ़ाया, चाहो तो इस तरफ भी बढ़ा दो। ठीक, किसी भी एक तरफ हमने बढ़ा दिया, हमने मान लो इस तरफ बढ़ाया यहाँ पे और इसका नाम दे दिया डी। तो जैसे ही बीसी भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाया, देखो यहाँ पे एक और कोण बन गया जो है एंगल ए सी डी। एक और कोण बन गया एंगल ए सी डी जो बाहर की तरफ है। ठीक, तो ये जो बाहर वाला कोण है इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग बहिष्कोण या बाह्य कोण। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो ये बना तुम्हारा बाह्य कोण। अंदर के कोण कौन से? त्रिभुज का अंदर कोण से जो उसके यहाँ पे अंदर की तरफ यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो त्रिभुज के अंदर है, तो इस अंदर वाले कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःकोण या इंटीरियर एंगल। ठीक, क्या बोलते हैं? अंतःकोण या इंटीरियर एंगल। जैसे हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं अंतस्थ कोण या इंग्लिश में इंटीरियर एंगल, अंतस्थ कोण या इंटीरियर एंगल। तो देखो एक त्रिभुज के हमने 2 प्रकार के कोण जाने, एक अंतःकोण यानी जो अंदर वाले हैं जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो अंदर के हैं, और बाह्य कोण जो किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा को जब बाहर की तरफ बढ़ाया तो जो बाहर के साइड में जो कोण बना उसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, अब वो त्रिभुज की मैंने भुजा इस तरफ बढ़ाई थी, अगर मान लो ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है, अगर तुम भुजा इस तरफ बढ़ाते तो देखो बाह्य कोण कहाँ बनता है? यहाँ बनता। ठीक, अगर मान लो भुजा इस तरफ बढ़ाते तो बाह्य कोण कहाँ बनता? ये बनता। मान लो भुजा ऐसे बनाते तो बाह्य कोण कहाँ बनता? यहाँ बनता। तुम्हें घर में क्या करना है, घर में अपनी कॉपी में कोई भी एक त्रिभुज बनाओ, किसी भी माप का एक त्रिभुज बनाओ और उसकी कोई भी एक भुजा को बाहर करो। मैंने बीसी भुजा को जैसे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। मैंने बीसी भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाया, तुम चाहो तो एसी भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाओ, चाहो तो एबी भुजा को बाहर किसी भी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाओ, और बढ़ाने से क्या होगा? एक बाह्य कोण मिलेगा। ठीक, और हमें 3 अंतःकोण मिलेंगे। हमें क्या करना है, ये जो बाह्य कोण बना है इस बाह्य कोण का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एंगल 1।
ये एंगल 1, ठीक, पहला का बाह्य कोण, इस बाह्य कोण को और इसके विपरीत देखो कौन सा कोण है, इसके विपरीत अंत इसके विपरीत त्रिभुज के अंदर कौन सा कोण है, ये वाला है और ये वाला है, इसका नाम देते हैं एंगल 2, एंगल 3 और इसे नाम देते हैं एंगल अंदर वाले 4। और ध्यान दो एंगल 1 के विपरीत अंत कोण कौन से हैं, 2 और 3। एंगल 1 के साथ एंगल 4 जो है वो विपरीत नहीं हो गया, संलग्न कोण। एंगल 1 के साथ एंगल 4 संलग्न कोण है, लेकिन एंगल 1 का विपरीत कौन है, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक। तो एंगल 1 के विपरीत, अब मान लो तुमने भुजा को यहाँ बढ़ाया होता, अगर तुमने भुजा को यहाँ बढ़ाया होता तुम्हारा बाह्य कोण ये होता, ठीक, इसका नाम था एंगल 5। तो इसका विपरीत कोण कौन है, एंगल 5 का अंतस्थ कोण विपरीत कौन सा है, त्रिभुज के विपरीत है 2 और 4, तो त्रिभुज के अंदर है लेकिन विपरीत है। एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, एंगल 5 और एंगल 3 है संलग्न कोण। हमें 3 के बारे में नहीं सोचना, हमें किसी और सोचना है एंगल 5 के विपरीत त्रिभुज के अंदर जो अंत कोण है उसके बारे में सोचना, ठीक। तो एंगल 5 का विपरीत कोण है 2 और 4। अगर तुमने इस तरफ भुजा को बढ़ाया तो एंगल 1 हो गया बहिष्ठ कोण, उसके विपरीत का अंत कोण कौन है, 2 और 3, ठीक। तो तुम क्या करो, चांदा की मदद से एंगल 1 का मान निकालो, ठीक, एंगल 1 का मान निकालो चांदा की मदद से, ठीक। उसके बाद एंगल 1 का जो विपरीत अंतस्थ कोण है कौन है, एंगल 2 और 3, एंगल 2 का भी मान निकालो और एंगल 3 का भी मान निकालो, ठीक, चांदा की मदद से। और फिर देखो तुम्हें एंगल 1, 2 और 3 इसमें कोई संपर्क मिल रहा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अगर ख्याल करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से जितना आता है, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से जितना आता है वो एंगल 1 के हमेशा बराबर होगा। यानी बहिष्ठ कोण का मान, बहिष्ठ कोण जो एंगल 1 था, जो बहिष्ठ कोण उसका मान हमेशा विपरीत के, बहिष्ठ कोण के विपरीत अंतस्थ जो कोण होंगे, बहिष्ठ कोण के विपरीत त्रिभुज के अंतस्थ कोणों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर। ठीक उसी तरह से अगर चाहते से तो एंगल 5 का मान लो, एंगल 5 का मान लो और इसके विपरीत जो अंतस्थ बहिष्ठ कोण है, अंतस्थ कोण जो है कौन है, एंगल 2 और एंगल 4 है। एंगल 2 का मान लो और एंगल 4 का मान लो और फिर देखोगे तुम कि एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ने से जितना होता है हमेशा वो एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक। तो ये है तुम्हारे त्रिभुज के कोणों के बीच में संपर्क, जो क्यों हुआ, इस भुजा को बढ़ाने से हुआ। इस भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्ठ कोण बना, उस बहिष्ठ कोण के साथ विपरीत के अंतस्थ कोण के बीच में संपर्क हमें निकला, ठीक। तो ये खुद से करके देखो, कॉपी में एक त्रिभुज बनाओ, किसी भी एक भुजा को बाहर की तरफ निकालो, चांदा से एंगल 1 का मान लो, चांदा से एंगल 2 का मान लो, एंगल 3 का मान लो और देखो कि 2 और 3 को जोड़ने से क्या वाकई में 1 होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरफ भी लेके देखो, एंगल 5 लेके देखो, एंगल 5 लेके 2 और 4 निकालो, दोनों को जोड़ के देखो एंगल 5 के बराबर होता है कि नहीं, ठीक। अगर ये भी हो जा रहा है तो एक काम करो, इस भुजा को भी बाहर की तरफ ले जाओ और यहाँ तुम बना लो एंगल 6, ठीक। अब एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 6 किसके बराबर होगा, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और सोचो किसके बराबर होगा, एंगल 6 बराबर होगा, तुमने कॉपी में लिख लिया होगा और फिर मिला के देखो कि सही हो रहा है कि नहीं। एंगल 6 बराबर होगा, इसके ये बहिष्ठ कोण है, इसके विपरीत का अंतर कोण कौन है, 3 और 4, यानी एंगल 6 बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों को जोड़ने से एंगल 6 के बराबर हो, ठीक। अब एक करके देखो होता है कि नहीं। चलो हम प्रमाण करते हैं क्या वाकई में बहिष्ठ कोण, क्या वाकई में जो बहिष्ठ कोण है वो अंतस्थ कोण के योगफल के बराबर होता है कि नहीं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, उसकी भुजा BC को बाहर की तरफ बड़ा किया, बड़ा करने से क्या हुआ, यहाँ पे बहिष्ठ कोण मिला, एंगल ACD बाहर की तरफ। तो हमें जो करना है, क्या करना है, एंगल ACD ये हमें प्रमाण करना है, यानी ये बहिष्ठ कोण हमें प्रमाण करना है विपरीत के दो कोणों के योगफल, अंतर कोणों के योगफल बराबर। तो एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं हम लोग एंगल BAC, ये एंगल A, और एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC, ठीक। तो ये हमें प्रमाण करना है, हमें प्रमाण करना है कि बहिष्ठ कोण विपरीत के त्रिभुज के, बहिष्ठ कोण के विपरीत त्रिभुज के विपरीत अंतः कोण के योगफल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो हम प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना हम क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, यहाँ से C बिंदु से एक रेखा बनाएंगे जो AB जो त्रिभुज की भुजा है उसके समानांतर है। तो मान लो ये हमने एक रेखा बनाई, इसका नाम दे देते हैं CE हमने एक रेखा बनाई जो AB
भुजा के समानांतर है। ठीक, यानी हमने रचना क्या किया, CE पैरेलल AB, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है पैरेलल का। पैरेलल यानी समानांतर, यानी AB और CE समानांतर है। इसके पहले जो हमने अभ्यास 8 में सीखा है, समानांतर रेखाओं को जब कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो कोण बनते हैं। उन कोणों में जो समान कोण है उनके सबके नाम हमें मालूम है। हमें मालूम है कि कोई भी दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या बनते हैं, ये एकांतर कोण बनते हैं, इनका मान बराबर होता है। उसी तरह से ये है एकांतर कोण, इसका मान भी बराबर होगा। ठीक, तो ये इन सब कोणों के बारे में हमने जाना है क्लास 8 में, तो उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखो, CE समानांतर रेखा बनाने के फलस्वरूप, CE समानांतर रेखा बनाने के फलस्वरूप एंगल ACD दो भागों में बढ़ गया। एक एंगल ACE ये वाला कोण और एक एंगल ECD ये वाला कोण। देखो दो भागों में, ये बड़ा वाला कोण क्या दो भागों में बढ़ गया। ठीक, दिख रहा है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं रचना के फलस्वरूप एंगल ACE, एंगल ACE यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है एंगल ACE। अब ध्यान दो, अगर AB और CE समानांतर है, AB और CE समानांतर है तो AC तुम्हारी तिर्यक रेखा है, यानी जिसने इन दोनों रेखाओं को काटा है। जैसे कि हमने यहाँ क्लास 8 में सीखा था, क्लास 8 बोल रहा हूँ, क्लास अभ्यास 8 में सीखा था। तो AB और CE समानांतर है तो ये कोण और ये कोण, ये हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण अगर है तो बराबर होंगे, यानी एंगल ACE के बराबर होगा एंगल BAC, यानी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इसे हम देते हैं समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तुम्हें एक कोण दिख रहा है ECD, ये वाला कोण। ठीक, देखो ECD। अब अगर CE और AB समानांतर है, अब अगर हम इसको तिर्यक रेखा माने, यानी BC को तिर्यक रेखा माने जिसने AB और CE को काटा है, तो ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये अनुरूप कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक, यानी एंगल ECD ये वाला कोण बराबर किसके होगा, एंगल ABC, यानी इस कोण के बराबर होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक, अब अगर समीकरण 1 और यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ें प्लस करें तो क्या होगा, तो होगा एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। लिख सकते हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक, अब जोड़ने का फलस्वरूप देखो यहाँ क्या बना, ACE यानी ये वाला कोण इस कोण के साथ क्या जुड़ रहा है, ECD इस कोण के साथ ये वाला कोण जुड़ रहा है। ठीक, और इन दोनों कोण को जोड़ने का मतलब ये संपूर्ण कोण ACD ही दिखा रहा है, यानी इन दोनों ये कोण और ये कोण जोड़ने से ये पूरा कोण ही बनेगा, यानी ACD ही बनेगा। यानी इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ACD, ये बराबर किसके हो गया, एंगल BAC यानी ये वाला कोण और प्लस एंगल ABC यानी ये वाला कोण बना। तो यहाँ देखो तुम्हें क्या मिला, यहाँ मिला जो बहिष्कोण ACD, बहिष्कोण किसके बराबर है, त्रिभुज के विपरीत के, इसके विपरीत अंतस्थ कोण के योगफल के बराबर है। यही हमें प्रमाण भी करना था, यही हम प्रमाण करते हैं, यानी ये हो गया प्रमाणित प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके विपरीत के, इस बहिष्कोण के विपरीत के अंतस्थ कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अब हम इसके सवाल करते हैं। चलो अब सवाल देखते हैं, पहले दो सवाल अभ्यास के। इस सवाल को करने से पहले हम पहले इस सवाल को बनाते हैं। ये सवाल बनने के बाद देखना ये सवाल तुम्हारे लिए आसान होगा। चित्र देखो, प्राय एक ही जैसे चित्र है दोनों के, क्या अंतर है अभी समझ में आएगा तुम्हें। ध्यान से देखो, इस कोण का मान दिया हुआ एंगल 50, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री। PQR, इस त्रिभुज में दो कोण हमें मालूम है, ये वाला कोण हमें नहीं मालूम, एंगल Q नहीं मालूम, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि PQ और R त्रिभुज के दो कोण अगर मालूम है तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, दो कोणों का योगफल 180 से माइनस करेंगे तो एंगल Q निकल, यानी एंगल Q का मान क्या होगा, 180 माइनस एंगल P प्लस एंगल R। ये हमने पहले क्लासों में सीखा हुआ है।
तो क्या होगा 180 से माइनस करेंगे 50 और 60 यानी 110 को, तो कितना आएगा 70 डिग्री, यानी एंगल क्यूब या इस कोण का मान निकल गया 70 डिग्री। तो एंगल क्यूब ये वाला हिस्सा अगर 70 है तो ये बोलते पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना होगा, तो पूरा 180, क्योंकि एक सीधी रेखा में, किसी भी एक सीधी रेखा में ये संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये पूरा कोण 180 है तो उसमें से इतना भाग 70 है जो हमने अभी निकाला, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, बाकी बचा हिस्सा 180 70 माइनस करेंगे, यानी ये जो हिस्सा है ये निकलेगा 110। क्लियर, यानी ये जो कोण निकला QST त्रिभुज में जो एंगल Q का मान निकला कितना 110, कहाँ से निकला, ये संपूर्ण कोण का मान होगा 180, उसमें से इतना अगर 70 है तो ये होगा 110। क्लियर, अब ध्यान से देखो QST त्रिभुज में एंगल S देखो बहिष्कोण, QST त्रिभुज में एंगल X जिसका मान हमें निकालना वो क्या है बहिष्कोण, और बहिष्कोण किसके बराबर होगा, बहिष्कोण अभी अगर हमने सीखा बहिष्कोण विपरीत के अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा, यानी एंगल X जो होगा वो विपरीत के, इस त्रिभुज के विपरीत के जो अंतर कोण है यानी एंगल Q और एंगल S के योगफल के बराबर होगा। किस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज QST त्रिभुज के लिए। ठीक, एंगल Q का मान हमने निकाला 110 और एंगल S का मान दिया हुआ है 30, इन दोनों को 140 डिग्री, यानी एंगल X का मान निकल गया 140 डिग्री। हो गया। अब इस सवाल पे ध्यान दो, इस सवाल में ये 60 दिया है, यहाँ 20 दिया है, यहाँ 40 दिया और अभी एंगल X निकालना। अब अगर इन दोनों सवालों को देखो तो हमें सिमिलरिटी मिलेगी, एक जैसा ही है बोला जाए तो, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये वाली रेखा बनी हुई है T से Q और यहाँ पे नहीं है, तुम्हें क्या करना है सिर्फ इसे एक रचना करके जोड़ लो इस तरह, जिसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें ABE त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये मालूम है 60, ये 40 है, तो आसानी से तुम इसे निकाल लोगे एंगल E को। कैसे, इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, तो 60 और 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 60 और 40 करेंगे तो आएगा 100, 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 80, तो ये एंगल E का अंदर ये वाला E का मान निकल गया 80, तो इस साइड में एंगल कितना होगा, ये संपूर्ण कोण है 180 का, उसमें से अगर 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा। एंगल X किसके बराबर होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर, अंतस्थ कोण के योगफल के बराबर। ये अगर 100 है ये 20 है तो एंगल X का मान कितना होगा 100 और 20 यानी 120। ठीक, तो मैं कर नहीं रहा, ये खुद से करो। ठीक, मैंने समझा दिया। इस सवाल में ध्यान दो, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है सवाल में। ठीक, और हमें निकालना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, यानी एंगल A का मान, B का, C का, D का, E का और F का, इन सभी को जोड़ने से कितना होता है ये हमें निकालना है। ठीक, किसी भी कोण का मान नहीं दिया। ठीक है, अब हम इस सवाल को करने से पहले हमें जानना होगा कि किसी भी बिंदु, कोई भी डॉट, कोई भी बिंदु है तो उसके चारों तरफ कोण का मान कितना होता है, किसी भी बिंदु के चारों तरफ कोण का मान होता है कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखो तुम्हें एक बिंदु दिख रहा है, यानी ये सारे के सारे त्रिभुज एक बिंदु से मिले हुए। ठीक, और उसका नाम दिया हुआ है O, तो इस O, ये जो बिंदु है इसके चारों तरफ जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा 360 होगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये कोण बनाने के बाद कितने सारे कोण बने, नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। यानी ये हमें मालूम है, हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये क्या होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु की तरफ चारों तरफ जो कोण होगा 360 होता है। ठीक, अब चित्र में ध्यान से देखो। ठीक, अब हर एक त्रिभुज को एक एक करके देखो। सबसे पहले ध्यान से देखो एंगल त्रिभुज A, B और O, ABO त्रिभुज को ध्यान से देखो। ठीक, ABO त्रिभुज में क्या तुम्हें कोई भी बहिष्कोण दिख रहा है, बहिष्कोण अगर देखने की कोशिश करो, ये दो त्रिभुज अगर भूल जाओ और सिर्फ देखो ABO त्रिभुज में सोचो BO, ये BO जो भुजा है उसको बढ़ाया गया है OE की तरफ, BO भुजा को OE में बढ़ाया गया, OE में अगर बढ़ाया गया है तो ये एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों मिलके बहिष्कोण बन रहे हैं ABO त्रिभुज के लिए। ठीक, और हमें मालूम है बहिष्कोण यानी एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों मिलके यानी एंगल 6 प्लस एंगल 5 ये है बहिष्कोण किसके लिए, ABO त्रिभुज के लिए, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होंगे, एंगल
ए प्लस एंगल बी अंतस्थ विपरीत कोण के बराबर होंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ त्रिभुज के लिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये होगा एंगल 6 प्लस एंगल 5। देखो एंगल 6 और एंगल 5। ठीक, ठीक उसी प्रकार से अब त्रिभुज लो ये वाला डी सी ओ, डी सी ओ, इस त्रिभुज के बारे में सोचो। डी सी ओ त्रिभुज में सोचो और डी सी ओ में सोचो, ये डी ओ भुजा जो है इसको बाहर बढ़ाया गया है ओ ए की तरफ, डी ओ भुजा को ओ ए की तरफ बढ़ाया गया। तो डी ओ भुजा अगर ओ ए की तरफ बढ़ेगा तो एक बहिष्कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? एंगल 2 और एंगल 1 को जोड़ने से जो कोण बनता है, इन दोनों को कोण जोड़ने से जो कोण बनता है 1 और 2 को, वही बहिष्कोण होगा डी सी ओ त्रिभुज के लिए। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर, अंतस्थ विपरीत कोण के योगफल के बराबर। यानी हम डी सी ओ त्रिभुज से लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा? बहिष्कोण। और बहिष्कोण किससे कौन है? एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अब त्रिभुज लेते हैं ई एफ ओ, ई एफ ओ, ई एफ ओ त्रिभुज पर ध्यान दो। अब ई एफ ओ त्रिभुज पर अगर ध्यान दे, ई एफ ओ, यहाँ पे सोचो ये ओ सी, ओ सी भुजा को बढ़ाया गया है, एफ ओ भुजा को बढ़ा के ओ सी तक ले गया है। ठीक, तो ओ सी का अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे भी बहिष्कोण बन रहा है। कौन बन रहा है? एंगल 3 और एंगल 4, यानी ये पूरा ये संपूर्ण जो है बहिष्कोण है किसके लिए? कौन से त्रिभुज के लिए? ई एफ ओ के लिए। ठीक, और ये संपूर्ण बहिष्कोण किसके बराबर होगा? अंतस्थ विपरीत कोण के योगफल, यानी एंगल ई और एंगल एफ के योगफल के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ई प्लस एंगल एफ, इनका योगफल किसके बराबर होगा? एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको अगर जोड़ देंगे, सबको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? देखो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ये क्या होगा? इन सबको जोड़ेंगे तो हम सजा के लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। लिख सकते हैं। और अभी हमने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितने किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। किसके बराबर होता है? 360 के डिग्री के बराबर। यानी इन सभी कोणों को एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 360। यानी ये जो हमारा सवाल था, इन सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए? 360। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 8 देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी का अंतस्थ एक बिंदु O है, प्रमाणित करें कि बी ओ सी बड़ा है बी ए सी से। ठीक, अब इसका चित्र नहीं दिया तो हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी और सी। बोला है एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंतस्थ कोई भी बिंदु, अंतस्थ कोई भी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है O, ठीक है, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं O। अब प्रमाणित करना है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी बोला है तो ये जुड़ा हुआ होगा डेफिनेटली, ये और ये, यानी बी से O जोड़ा और O से C जोड़ा। ठीक, एंगल बी ओ सी यानी ये जो कोण होगा बी ओ सी, यानी ये बाहर की तरफ बी ओ सी बड़ा होगा बी ए सी से, यानी इस कोण से बड़ा होगा। ठीक, हमें प्रमाण करना है बी ओ सी कोण इस कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक रचना करते हैं। हम क्या करते हैं? रचना। रचना क्या करते हैं? ए से ओ, ए से ओ को मिलाया और बी सी को काटा, मान लेते हैं किसी एक बिंदु पे डी बिंदु, यानी ए से ए ओ को मिलाया, ए और ओ को हमने मिला लिया। ठीक, और जिसने बी सी को डी बिंदु पर काटा, ए और ओ को मिलाया, जिसने बी सी को मिलाने के बाद क्या हुआ? बी सी को डी बिंदु पर काटा, डी बिंदु पर काटा। ये हो गया रचना। अब रचना करने के फलस्वरूप देखो तुम्हें यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा ए बी ओ और एक दिख रहा होगा ए ओ सी। ठीक, अब अगर पहले त्रिभुज लो ए बी ओ अगर त्रिभुज ले तो ध्यान से देखो ये जो कोण बना ये वाला, यानी बी ओ डी, एंगल
कौन से त्रिभुज के लिए? ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ त्रिभुज के लिए एंगल बी ओ डी बहिष्कोण है, बी ओ डी वो बहिष्कोण है। और बहिष्कोण किसके बराबर होगा? बहिष्कोण हमेशा इसके विपरीत के अंतस्थ कोण, यानी ये जो एंगल एकक भाग बचा ये वाला, यानी इसका नाम अगर हम दे दें तो ये छोटा वाला का नाम 1 देते हैं, ये 2, इसे नाम देते हैं 3 और इसे नाम देते हैं 4। ठीक, तो एंगल बी ओ डी, ये एंगल बी ओ डी ये बहिष्कोण ए ओ बी त्रिभुज का एंगल बी ओ डी जो बहिष्कोण है किसके बराबर होगा? अंतस्थ विपरीत कोण के बराबर, के योगफल के बराबर, यानी एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो त्रिभुज ए ओ बी या ए बी ओ त्रिभुज हम लिख सकते हैं बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बहिष्कोण वो बराबर होगा क्या? अंतस्थ विपरीत कोण के योगफल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहीं से देखो एंगल 1 और एंगल 3 का मान चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ 10 है, बी एंगल 1 का मान 10 डिग्री, एंगल 3 का मान 20 डिग्री, तो एंगल बी ओ डी का मान देखो क्या होगा? 10 और 20 मिला के 30 डिग्री होगा। मान लो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, समझाने के लिए कि एंगल 1 का मान मान लेते हैं 10 डिग्री और एंगल 3 का मान मान लेते हैं 20 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी यानी इस कोण का मान कितना निकलेगा? इस कोण का मान निकलेगा 30 डिग्री। तो देखो ये जो 30 डिग्री निकला ये एंगल बी ओ डी का मान है, और ये एंगल 1 से भी बड़ा है, एंगल 1 का मान था 10 डिग्री, उससे भी बड़ा है, और एंगल 3 से भी बड़ा है, 30 डिग्री है। तो हम रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में? एंगल 1 और एंगल बी ओ डी के बीच में, क्योंकि हम 1 और 2 के बीच में संपर्क निकालें, क्योंकि 1 और 2 मिलकर ही हमारा बनता है बी ए सी। वो थोड़ी देर में आता है, पहले सिर्फ इतना देखो कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इसका मान हमेशा बड़ा होगा एंगल 1 से। अब एंगल 1 और 3 का मान कुछ भी मान लो, कुछ भी मान के देखो बी ओ डी का मान हमेशा उनके योगफल के बराबर ही होता है। ठीक, तो एंगल 1 से बी ओ डी का मान हमेशा बड़ा होगा, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ सी त्रिभुज में, एओसी त्रिभुज में ध्यान से देखो, एओसी त्रिभुज में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सीओडी ये जो कोण है ये बहिष्कोण है किसके लिए? एओसी त्रिभुज के लिए। और सीओडी का मान क्या होगा? एंगल सीओडी, अगर सीओडी बहिष्कोण है ये किसके बराबर होगा? विपरीत के दो अंतस्थ कोण के योगफल के बराबर, यानी ये होगा एंगल 2 और एंगल 4 के योगफल के बराबर। यानी एंगल 2 और एंगल 4 का मान कुछ भी हो, सीओडी का मान बहिष्कोण का मान हमेशा इनसे बड़ा ही होगा। सेम उदाहरण ले सकते हैं, एंगल 2 का मान मान लो 40 और एंगल 4 का मान मान लो 60 है। ठीक, तो उनका योगफल क्या होगा? 40 और 60 100, यानी सीओडी का मान 100 होगा जो एंगल 2 से 40 से भी बड़ा होगा और एंगल 4 से भी बड़ा होगा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि सीओडी ये बड़ा होगा एंगल 2 से, जिसका नाम देते हैं समीकरण 2। क्लियर हो? ठीक, यानी सीओडी बड़ा होगा एंगल 2 से और बीओडी बड़ा होगा एंगल 1 से। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दें अगर, यानी समीकरण ए और 2 को जोड़ने के बाद 1 और 2 को अगर जोड़ दे तो क्या आएगा? बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी ग्रेटर देन बड़ा होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही होगा। अब ध्यान से देखो बी ओ डी और सी ओ डी असल में कौन है? बी ओ डी प्लस सी ओ डी कौन है? देखो बी ओ डी यानी ये वाला कोण और सी ओ डी यानी ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने से असल में क्या बनता है? बी ओ सी बनता है। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी ओ सी ग्रेटर देन, और एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से क्या बनता है? बनता है बी ए सी। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से एंगल ए बनता है, और एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, और यही हमें प्रमाण करना था। क्लियर हो गया? प्रमाणित। ट्रायंगल एबीसी के एंगल एबीसी और एंगल एसीबी के अंतः समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो एंगल पीओसी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ बीएसी हमें प्रूफ करना है। ठीक, प्रमाणित कर। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम क्या है? ए बी और सी। सॉल्व बोला है ट्रायंगल एबीसी का एंगल बी यानी ये वाला एंगल और एंगल एसीबी यानी ये वाला एंगल, इसका अंतः समद्विभाजक मतलब इंटरनल बाइसेक्टर।
अंतर समद्विभाजक या इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी कोण को बराबर भागों में बांटता है। जैसे एंगल बी का अंतर समद्विभाजक होगा ये, और एंगल सी का अंतर समद्विभाजक है ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर मिलना, ठीक है। और अंतर समद्विभाजक यानी इस बीओ ने क्या किया, एंगल बी यानी ए बी सी का ये पूरा जो एंगल था इसको दो बराबर भागों में बांटा, यानी एंगल बी का मान अगर 60 डिग्री है तो इसने कितने भागों में बांटा, ये 30 डिग्री में काट दिया। एंगल सी का मान अगर मान लो 90 डिग्री है तो ये कितने में काटा, 45 में काटा, ठीक। यानी कोई भी अंतर समद्विभाजक या इंटरनल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को इक्वल दो भाग में बांटता है, यानी एंगल बी का जो भी मान हो, ये छोटा वाला क्या हो उसका आधा होगा, ये भी उसका आधा होगा। एंगल सी के लिए क्या होगा, ये आधा होगा, वो उसका आधा होगा, ठीक। दोनों आधा आधा मिलकर ये संपूर्ण कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है चित्र। अब हमें प्रूफ करना क्या है, बी ओ सी यानी ये जो कोण है, ये कोण 90 प्लस हाफ ऑफ बी ए सी, बी ए सी यानी इस कोण का आधा प्लस 90 डिग्री, ये दोनों जुड़ के आएगा बी ओ सी, हमें प्रमाण करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना हम क्या करते हैं, एंगल ए और एंगल ओ, यानी एंगल ए का हमें समद्विभाजक करना है, एंगल ए का समद्विभाजक करना है जो ए ओ को मिलेगा, जो ए ओ को जोड़ेगा, ठीक। ए ओ को जोड़ेगा यानी हमने एंगल ए का समद्विभाजक किया, यानी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक ए ओ, और इस ए ओ को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, मान लो हमने यहाँ तक किया ई, ठीक। ए ओ तक किया और ए ओ को बढ़ाया, ए ओ को बढ़ाया कहाँ तक, ए ई तक। ये हमने रचना की। रचना क्या किया, हमने बी ए सी का समद्विभाजक बी ए सी, इस बड़े वाले कोण का समद्विभाजक हमने ए ओ किया, ठीक। ए ओ को मिलाया और ए ओ को बढ़ा के हमने ए ई तक बनाया, ठीक है, ए ई तक बनाया, क्लियर हुआ। तो अगर हमने समद्विभाजक बनाया तो इसका मतलब ये कि एंगल ए को ए ओ ने दो बराबर भागों में काटा, यानी इस कोण का जितना मान होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक। अब हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, एंगल बी का जो भी मान है, एंगल बी का जो भी मान है, ये छोटा वाला उसका आधा होगा, एंगल बी का आधा, ठीक। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा क्या होगा, एंगल बी का आधा ही होगा, ठीक। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा क्या होगा, एंगल सी का हाफ, और ये वाला एंगल सी का हाफ, ठीक। उसी प्रकार से ये हमने रचना की, ये वाला क्या होगा, एंगल ए का हाफ, और ये वाला हिस्सा भी होगा एंगल ए का हाफ। यहाँ तक सवाल समझ में क्लियर हो, ठीक। अब हम सवाल को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी पे ध्यान दें। ए ओ बी पे अगर ध्यान दें तो ये ए ओ वाला हिस्सा हमने लंबा किया ए ई तक, तो ये वाला जो कोण बना बी ओ ई, ये बहिष्कोण बना, बी ओ ई बहिष्कोण बना, यानी एक्सटीरियर एंगल बना किसके लिए, एंगल ए ओ बी के लिए। यानी हम लिख सकते हैं बी ओ ई, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बहिष्कोण के विपरीत के दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल जो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक। यानी बहिष्कोण जो होंगे, बहिष्कोण के अंतस्थ कोण जो होंगे विपरीत के, उसके योगफल के बराबर होगा। और इसके विपरीत के कोण कौन है, ये वाला छोटा वाला और ये छोटा वाला, और इसका मान कितना, एंगल ए का आधा, ये एंगल बी का आधा, ये हम लिख सकते हैं ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, क्लियर। इसको देखते हैं समीकरण 1। सिमिलरली ट्रायंगल ए ओ सी पे ध्यान दें, ए ओ सी, ए ओ सी पे अगर ध्यान दें तो हमने ए ई क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके बड़ा रचना करके हमने ए ई को लंबा किया। तो अगर ए ई को हमने लंबा किया तो फिर ए ओ सी ट्रायंगल में ध्यान से देखो, सी ओ ई एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है एंगल ए ओ सी के लिए, और अगर बहिष्कोण है तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये बहिष्कोण इसके विपरीत के अंतस्थ दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई, ये बराबर होगा इसके, ये बहिष्कोण बराबर होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर, और ये दो कोण कौन है,
हाफ ऑफ एंगल ए और ये हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी क्या आएगा, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये आएगा हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल सी। क्लियर। अब बी ओ ई और सी ओ देखो क्या है, बी ओ ई और सी ओ ई ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ ई ये वाला कोण और सी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, बी ओ सी, ये बड़ा वाला कोण बन रहा है। इन दोनों की जगह हम लिख ही सकते हैं, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी। ठीक। अब इसको हम थोड़ा सजा के लिखते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए है, हाफ ऑफ एंगल बी है, हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल ए। इस एंगल सी को हम पहले लिख सकते हैं, ठीक। और क्या करेंगे, हाफ को कॉमन ले लेंगे, क्या किया, एंगल सी को पहले लिखा, एंगल ए को बाद में लिखा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ अगर कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस हाफ एंगल ए, ठीक। ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ एंगल ए, ये कितना होगा, 180 बाई 2 कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब देखो प्लस लिख देते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर। तो एंगल बी ओ सी बराबर ये आया 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल ए कौन है, देखो एंगल ए हमारा बी ए सी है, उसका आधा, तो हम लिख सकते हैं हाफ एंगल बी ए सी। देखो यही हमें प्रमाण भी करना, यही हमें प्रूफ भी करना था, बी ओ सी को 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रमाणित, ठीक। तो इसको प्रमाण करने के लिए हमने कौन सा थ्योरम लगाया, कौन सा प्रिंसिपल लगाया, वही एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी बहिष्ठ कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज का, वो विपरीत के अंतस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। वही हमने यहाँ पे सिद्धांत लगाया, उस सिद्धांत त्रिभुज ए ओ बी में लगाया, ए ओ सी में लगाया, फिर उनको जोड़ के हमने आंसर निकाल लिया।